चलिए दोस्तों, गुड इवनिंग आप सभी को। आज का ये हमारा जनरल नॉलेज का दूसरा वीडियो है, जिसमें हम और भी 50 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम सीधे क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे देखिए, हमने 50 पहले किए थे। अब है हमारा 51 नंबर प्रश्न से, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा राजा अशोक का पुत्र नहीं है। यानी कि इनमें से कौन सा एक जो है वह अशोक का पुत्र नहीं है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है कुणाल, बी है तिवाला। तिवाला को ही तीवर कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, इसी को तीवर भी बोला जाता है। और महिंद्रा है, और है कैवल्य। तो देखिए, अशोक के पुत्र में कुणाल, महेंद्र और तीवर है ना, ये तीनों हैं, लेकिन कैवल्य जो है वह नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। चलिए, पहला क्या बोल रहा है कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। दूसरा है, अशोक ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। तो देखिए, दोनों ही क्या है यहाँ पर सही है ना। मेगास्थनीज जो है वह सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था। और अशोक ही पहले शासक है जिन्होंने किसकी शुरुआत की है, अभिलेखों की शुरुआत की है, ठीक है। जो जनता तक क्या होती है, जो भी मुहिम है या संदेश है, वो पहुंचाने का काम करते थे, ठीक है। तो दोनों ही आपस क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, यूनानियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा को अमित्रोचेट्स अमितो अमित्रोचेट्स या अमित्रोचेटस कहते हैं, अर्थात दुश्मनों का संहार करने वाला राजा किसे कहा जाता था। देखिए, दुश्मनों का है ना संहार करने, यानी कि दुश्मन को पूरी तरीके से पराजित करने वाले राजा के नाम से कौन जाने जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, दशरथ, बिंदुसार या फिर अशोक। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है वो है बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार को ही क्या कहा जाता था, दुश्मनों का संहार करने वाला राजा कहा जाता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धर्म महामात्रों के कर्तव्यों का उसके निम्न अभिलेखों में उल्लेख हुआ है। यानी कि जो धर्म महामात्रों है ना, इसमें जो कर्तव्य थे वो किस शिलालेख में या अभिलेख में लिखा गया है, ये हमें बताना है। पहला है पंचम शिलालेख, दूसरा है सप्तम स्तंभ शिलालेख, और षष्ठ शिलालेख है, और है द्वादश यानी कि 12वां शिलालेख। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है, देखिए, जो धर्म महामात्रों के कर्तव्यों का उल्लेख जो है वह पंचम शिलालेख में हुआ है, और किस में हुआ है, सॉरी द्वादश में नहीं, पंचम और पांचवें और छठवें शिलालेख में, है ना। पांचवें और छठवें शिलालेख में किसका हुआ है, धर्म महामात्रों के जो जितने भी कर्तव्य है उसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। यानी कि हमारा देखिए यहाँ पर पहला और तीसरा है ना, पहला और तीसरा ही सही है। पहला और तीसरा ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है। बाकी ऑप्शन जो है वह नहीं होगा। चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर। यह एक बड़ा और सुंदर शहर है। यह चारों ओर से एक विशाल दीवार से घिरा है। इसमें 570 मीनारें और
64 द्वार है। 2 और 3 मंजिल के घर लकड़ी और मिट्टी की ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काष्ठ निर्मित है और पत्थरों पर नक्काशी द्वारा अलंकृत है। बागों और पक्षियों को रखने के लिए निर्मित बाड़ों से घिरा है। यह किस स्थान का विवरण कर रहा है? तक्षशिला का, पाटलिपुत्र का, कौशल का या फिर उज्जैनी का? तो देखिए, ये जो सारे वर्णन है वो किसका है? पाटलिपुत्र का है। ठीक है, किसका वर्णन कर रहा है? पाटलिपुत्र का वर्णन कर रहा है। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर। चंद्रगुप्त मौर्य खालिश स्थान था। अशोक का परदादा था, अशोक का भाई था, अशोक का पिता था या फिर अशोक का दादा था? तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह अशोक का सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह किसका दादा था? तो अशोक का दादा था। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी खालिश स्थान वंश के राजा थे। यानी कि जो गौतमी पुत्र है सातकर्णी, वो किस वंश के राजा थे? ये हमें पूछ रहा है। ठीक है, चोल वंश के, पांड्य के थे, चेर के थे या फिर सातवाहन के थे? तो देखिए, जो सातकर्णी है वो किससे बिलोंग करता है? तो सातवाहन वंश के राजा थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर। निम्नलिखित में से किस इंडो बैक्टीरियाई शासक ने भारत में यूथीडेमिड साम्राज्य की नींव रखी? यानी कि किसने जो है वह यूथीडेमिड साम्राज्य की नींव रखी है, ये हमें बताना है। एंडीओकस थर्ड ने, यूथी यूथियडेमिस डेमस द्वितीय ने या फिर पेटालियोन ने या फिर डेमोट्रियस वन ने? चलिए, तो जो इंडो बैक्टीरियाई शासक ने, है ना, भारत में जो डेमिड यूथीडेमिड साम्राज्य की नींव रखी है वो कौन रखे हैं? तो डेमोट्रियस वन के द्वारा रखा गया था। किसके द्वारा रखा गया था? तो डेमोट्रियस वन के द्वारा रखा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन 59 नंबर। प्राचीन भारत के राजा कनिष्क निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? कुषाण राजवंश से, कण्व राजवंश से, शुंग या फिर मौर्य राजवंश से संबंधित थी? राजा कनिष्क की बात कर रहे हैं ना, राजा कनिष्क किससे संबंधित थे? चलिए, तो इसका जो सही आंसर है वो है कुषाण। ठीक है, राजा कनिष्क किससे संबंधित है? कुषाण राजवंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है अश्वघोष जो राजा खालिश स्थान के दरबार में रहता था उसे बुद्ध चरित्र लिखी। यानी कि किसने जो है वह बुद्ध चरित्र लिखा है, ये हमें बताना है। कनिष्क ने लिखा है, बाबर ने, विक्रमादित्य ने या फिर अशोक ने? तो देखिए, किसके दरबार में जो बुद्ध चरित्र है वो लिखा गया है, ये पूछा है ना। तो राजा कनिष्क के दरबार में क्या लिखा गया था? बुद्ध चरित्र लिखा गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कनिष्क महान जो खालिश स्थान राजवंश के तुरस्क सम्राट थे, उन्होंने गांधार स्कूल की यूनानी बौद्ध कला को प्रोत्साहित दिया है। यानी कि कहाँ की बौद्ध कला को? देखिए, कौन से? कनिष्क महान जो खालिश स्थान राजवंश। अब कनिष्क जो है वह किस राजवंश से संबंधित है?
तो देखिए कनिष्क जो है वह कुषाण राजवंश से संबंधित था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। भरमौर में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, यानी कि जो भरमौर है इसमें सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है जो हिमाचल प्रदेश में गुप्त युग के बाद का हिंदू मंदिर है। संकट मोचन मंदिर, विशिष्ट मंदिर, लक्षणा देवी मंदिर या फिर बाबा बालकनाथ मंदिर। हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं ना, हिमाचल प्रदेश में गुप्त युग के बाद कौन सा मंदिर था जो हिंदू मंदिर था, तो वो था लक्षणा देवी मंदिर का। किसका था? लक्षणा देवी मंदिर है, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 63। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या फिर समुद्रगुप्त ने? तो देखिए हम विक्रमादित्य किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय को कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश 320 से 540 के शासक के दौरान कुतुब मीनार के नज़दीक लौह स्तंभ पर किसका साधिकार है, यानी कि इस समय में किसका साधिकार था ये पूछ रहा है। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त या फिर उपर्युक्त सभी का? चलिए तो किसका था? तो ये था चंद्रगुप्त का, ठीक है। किसका साधिकार था? तो चंद्रगुप्त का था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 65। दिल्ली के मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? अशोक से, समुद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय से? तो ये था किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से, है ना। जो लौह स्तंभ संबंधित है मेहरौली में वो किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त से। आगे देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 66। दिल्ली में मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ पर माना जाता है कि इसकी शौर्य गाथा अंकित की गई है। जस्ट अभी देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है ना 66 भी। तो ये कौन से थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 67। अजंता और एलोरा की गुफाएं खालिस स्थान के पास है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो ये थी औरंगाबाद में। कहाँ थी? औरंगाबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 68 है। विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? जो अजंता की गुफाएं हैं वो कहाँ पर है? औरंगाबाद में थी, है ना। और औरंगाबाद जो है वह कहाँ आती है? तो महाराष्ट्र के अंदर आती है ना। कहाँ आती है? महाराष्ट्र के अंतर्गत आती है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला है 69। तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश के संस्थापक कौन था? तीसरी शताब्दी, ठीक है। वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे विंध्य शक्ति। कौन थे? विंध्य शक्ति। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। भारत में स्थित राजा नरसिंह देव वन
का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? दुर्गापुर, अजमेर, भरतपुर या फिर कोणार्क में? ये सभी जानते हैं ना, कोणार्क में स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर। चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, राजराज खालिस्तान वंश के शासक थे। राजराज खालिस्तान वंश के शासक कौन थे? चंडेला, चोल, चालुक्य, चालुक्यास या फिर पल्लव? तो राजराज जो है वह किस वंश के थे? चौल वंश के शासक थे। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है कूट वाला। वंश संबंधित स्थान का कौन सा युग्म जो है वह सही है, ये हमें बताना है। पहला है चोल जो है वह उरैयूर, उरैयूर का है, तो ये तो सही है। पल्लव जो है वह काशीपुरम, तो ये भी सही है ना। तो दोनों ही यहाँ पास क्या है, सही है। ये ऑप्शन यहाँ पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है 73। निम्नलिखित में से किस किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है? यानी कि इनमें से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना गया है? राजेंद्र वन को, राजराज वन को या फिर दंती दुर्ग को या फिर विजयालय को? तो राजराज वन को क्या माना गया है? सबसे शक्तिशाली चोल राजा माना गया है ना। चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, अपने गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध घारापुरी द्वीप कहाँ स्थित है? जो घारापुरी द्वीप है वो कहाँ स्थित है? मुंबई के तट पर, लक्षद्वीप समूह पर या फिर सिलावासा तट पर, दमन और दीव पर? कहाँ पर स्थित है ये पूछा है। घारापुरी द्वीप द्वीप जो है वह कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मुंबई के तट पर। कहाँ स्थित है? मुंबई के तट पर। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है 75। कांदारिया महादेव मंदिर किस राजपूत वंश के संरक्षण में बनाया गया था? दिल्ली और अजमेर के चौहान, कन्नौज के राठौड़, मेवाड़ के सिसोदिया, बुंदेलखंड के चंदेल? यानी कि जो कांदारिया महादेव मंदिर है वो किस राजपूत वंश के संरक्षण में यानी कि उसी के अधीन बनाया गया है, ये पूछा है। तो ये बनाया गया था बुंदेलखंड के चंदेल के संरक्षण में। चलिए आगे देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 76। चिदम्बरम का चोल मंदिर निम्न में से किस धार्मिक समूह का है? अलवार का, नयनार का, जैन का या फिर वैदिक का? तो ये था नयनार का। कहाँ का था? नयनार का। किस समूह का था? नयनार समूह के अंतर्गत था। ठीक है, चिदम्बरम का चोल मंदिर। अगला क्वेश्चन देखिए, चोल काल में निर्मित नटराज की मूर्ति में भगवान के कितने हाथ दिखते हैं? यानी कि जो नटराज की मूर्ति है उसमें कितने हाथ है? तो उसमें थे 4 हाथ। कितने हाथ थे? 4 हाथ थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है 78। खालिस्तान मंदिर का निर्माण राजराज चोल द्वारा किया गया था।
तो वो किया गया था बृहदेश्वर का, है ना। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है वह राजराज चोल में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला है 79। चालुक्य वंश का राजधानी किस शहर में था, यानी कि कौन सा शहर था। चालुक्य वंश का जो राजधानी था वो कौन सा शहर को माना गया है, तो वो था बादामी। ठीक है, किस शहर को माना गया था राजधानी, तो बादामी उसका राजधानी था। चलिए आगे देखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। कृष्ण प्रथम, केशव प्रथम, कलिंगा प्रथम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए एलोरा का जो प्रसिद्ध मंदिर है कैलाशनाथ मंदिर, वो बनवाया गया था कृष्ण प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा, कृष्ण प्रथम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, अनंत वर्मन खालिस्तान वंश का शासक था। तो जो अनंत वर्मन है वो गंग वंश का शासक था। किस वंश का शासक था, तो गंग वंश का शासक माना गया है ना। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा का उदाहरण नहीं है, यानी कि चट्टानों को काटकर बनाया गया एक जो है वह गुफा नहीं है। तो देखिए गुफा तो एलोरा है, अजंता भी है और बाघ भी है, लेकिन कोणार्क जो है वह गुफा नहीं है ना। चलिए आगे देखेंगे। चलिए देखिए अगला है 83। सबसे पहले इसका मिलान करते हैं। राजा रानी द्वारा शासित देशों को उनकी राजधानी के साथ सुमेलित कीजिए, यानी कि राजा रानी और उसके क्या है देश है, उसके अनुसार हमें क्या करना है, मिलान करना है यहाँ पर। तो देखिए पल्लव, पल्लव का चला जाएगा कांची में। कहाँ चला जाएगा, कांची में। चालुक्य का कहाँ जाएगा, तो चालुक्य का होता है बादाम, है ना। पांड्य का क्या हो जाएगा, तो पांड्य का होगा मदुराई। और कंदब्ब का क्या हो जाएगा, तो कंदब्ब का हो जाएगा वैजंती। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या मिल रहा है, सबसे पहले सी, फिर हमारा मिल रहा है ए, फिर हमारा क्या मिला है बी, उसके बाद में मिला है डी, यानी कि सी ए बी डी। सी ए बी डी देखते हैं, सी ए बी डी। ठीक है, सी ए, यहाँ पर डी भी है, इसमें है सी ए बी डी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर मिला हुआ है, पल्लव का क्या होता है, तो कांची होता है, चालुक्य बादामी, पांड्य का होता है मदुराई और कंदब का होता है वैजंती। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत कई खूबसूरत प्राचीन मंदिरों का देश है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर सबसे व्यापक एवं ठोस चट्टानों की खुदाई से बनाया गया वैभवशाली धार्मिक स्थलों को प्रदर्शित करता है तथा जो भारत में सबसे अनूठा व अद्भुत वास्तुशिल्प है। एलोरा का कैलाश मंदिर, मल्लमपुरम या महाबलीपुरम का रथ मंदिर, खजुराहो के चतुर्भुज विष्णु मंदिर या फिर कांची के कैलाश मंदिर। तो देखिए वैभवशाली एक तो बोला है धार्मिक स्थल और दूसरा है अद्भुत वास्तुशिल्प। तो वह अद्भुत वास्तुशिल्प कौन सा है, एलोरा का कैलाश मंदिर है। ठीक है,
चलिए ऐसे ही मेन पॉइंट से याद रखेंगे। अगला देखेंगे, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, यहाँ स्थित है बोल रहा है ना। तो सूर्य मंदिर जो है वह कहाँ पर स्थित है? भोपाल में, मदुरई में, तिरुचिरापल्ली में या फिर कोणार्क में? चलिए सूर्य का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? कोणार्क में। आगे देखेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन है, नटराज की प्रसिद्ध कांसे की प्रतिमा इसका उत्तम उदाहरण है। नटराज की प्रसिद्ध कांसे की जो प्रतिमा है वो किसका उदाहरण है? चोल कला का, होयसल कला का, गांधार कला का या फिर मौर्य कला के अंतर्गत आता है? तो ये आता है चोल कला के अंतर्गत। ठीक है, जो कांसे की प्रतिमा है वो किसके अंतर्गत आता है? चोल कला। ठीक है, नटराज की जो प्रतिमा बनाई गई थी 4 हाथ वाले। चलिए देखिए अगला है 87, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर घाटी का शासन किया था? 7वीं 8वीं शताब्दी के समय की बात कर रहे हैं ना। तो किसने किया हुआ है? शाहमीर राजवंश, कारकोट राजवंश, महाड़वाल राजवंश या फिर कलचुरी राजवंश? तो देखिए 7वीं 8वीं शताब्दी में जो कश्मीर घाटी है ना, वहाँ पर शासन किसने किया हुआ है? तो कारकोट राजवंश ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है 88, किस चालुक्य राजा ने अभिनव सिद्धराज की उपाधि धारण की थी? यानी कि अभिनव सिद्धराज हम किसे कहते हैं? कुमारपाल को, मूलराज वन को या फिर जय सिंह को या फिर हम भीम टू को? तो देखिए अभिनव सिद्धराज की बात किया है ना। तो अभिनव सिद्धराज हम किसे कहते हैं? भीम को। किसे कहते हैं? भीम टू को हम क्या कहते हैं? अभिनव सिद्धराज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सी में जय सिंह जो सिद्धराज लिखा है इसको नहीं कहते हैं, बल्कि हम किसे कहते हैं? भीम टू को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, संगम काल दक्षिण भारत में खालिस्तान काल है। यानी कि जो संगम काल है वो उसका जो समय है वो हमें बताना है कि कौन से समय में था संगम काल, यानी कि किस समय को हम संगम काल कहते हैं। तो संगम काल कहते हैं हम तीसरी शताब्दी को, है ना। तो जो तीसरी शताब्दी यानी कि तीसरी शताब्दी ये हो गया, तीसरी शताब्दी बीसी से 3वीं शताब्दी एडी तक के समय को हम क्या कहते हैं? संगम काल कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में निम्न में से कौन सा इब्न ए बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाज़ा बताया गया है? तो चलिए इसका जो सही आंसर है वो है दिल्ली दरवाज़ा को। दिल्ली दरवाज़ा को सबसे क्या बताया गया था? उत्तम दरवाज़ा बताया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला है, भारत के मूल निवासी थे। भारत के मूल निवासी कौन थे? तो भारत के मूल निवासी थे द्रविड़। कौन थे? द्रविड़ जो है वह भारत के मूल निवासी थे। आगे देखेंगे। देखिए अगला है मध्यकाल मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चन है, आलमगीर नामा आलमगीर नामा निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासन का इतिहास है?
तो आलमगीर नामा जो है वह किसका इतिहास बताता है? औरंगजेब का। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए अगला है, आलमगीर नामा निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासन का इतिहास है? जस्ट सेम सेम क्वेश्चन है, दो बार आया है ना। जहांगीर का है ये, सॉरी जहांगीर का डाल दिया है ना। यहाँ पर क्या आना था? औरंगजेब आना था। ठीक है, क्या आना था? औरंगजेब। चलिए अगला देखेंगे। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आधुनिक भारत के इतिहास में हुई घटनाओं का पहले से लेकर बाद में हुए घटना के हिसाब से सही कालक्रम बताता है? यानी कि कालक्रम जो है वह सही ढंग से सुमेलित है। कौन सा सुमेलित है ये पूछा है। ठीक है, होम रूल आंदोलन, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, नहीं, सबसे पहले तो ये आना चाहिए, इससे पहले, है ना। तो यहाँ पास होम रूल जो है वह इसके बाद आना चाहिए था, कांग्रेस का गठन के बाद में। तो भारतीय कांग्रेस गठन, फिर आएगा मुस्लिम लीग का गठन, फिर आता है होम रूल आंदोलन, फिर आता है असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वह सही ढंग से क्या है? सुमेलित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला है, राजा जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? राजा जयपाल और मोहम्मद गजनी का जो युद्ध है वो लड़ा गया था 1001 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला है, तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा के बीच लड़ा गया था? यानी कि जो तराइन का युद्ध हुआ था, है ना, प्रथम युद्ध की बात कर रहा है, मोहम्मद गोरी और किसके बीच में लड़ा गया था? तो देखिए तराइन का जो युद्ध है वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने खालिस्तान में अपने पहले आक्रमण में हिंदुस्तानी, चलिए देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनवी ने खालिस्तान में पहले आक्रमण में हिंदुस्तानी राजतंत्र पर हमला करते हुए जयपाल को पराजित किया है। कब किया था ये बताना है। महमूद गजनवी ने जयपाल को कब पराजित किया हुआ है? तो वो किया हुआ है 1001 ईस्वी में। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है 98 नंबर प्रश्न। दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में निम्न में से कौन सा इब्न बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाज़ा बताया गया है? तो किस दरवाजे को बताया गया था? तो दिल्ली के दरवाजे को बताया गया है। सॉरी, यहाँ पर दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में निम्न में से कौन सा इब्न बतूता के द्वारा पूछा है ना। तो इब्न बतूता ने किसको बताया था? तो बदायूं दरवाज़ा को बताया था, है ना। इन्होंने क्या बताया था? बदायूं दरवाज़ा को बताया था। और दिल्ली दरवाज़ा को किसने बताया था? जस्ट हमने देखा था, है ना। तो देखिए इब्न बतूता ने जो बदायूं का दरवाज़ा है उसको क्या बताया था? सबसे उत्तम दरवाज़ा बताया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 99। देखिए दिल्ली सल्तनत के वंशों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि जो दिल्ली सल्तनत है ना, दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चला है?
तो देखिए दिल्ली सल्तनत जो है वह 1206 से लेकर के 1206 से लेकर के कब तक चला है, 1526 तक, है ना। और 1526 में जो हारने वाले राजा थे बाबर के साथ में, वो कौन थे, तो इब्राहिम लोदी थे, है ना। इब्राहिम लोदी 1206 से लेकर के इब्राहिम लोदी तक के जो काल है वो किसके आते हैं, दिल्ली सल्तनत वाले वंश के काल आते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर हमें सुमेलित करना है कि कौन सा जो है वह पहले आया था। तो देखिए सबसे पहले आता है गुलाम वंश, 1206 से लेकर के कब तक चलता है ये, 1290 तक, है ना। 1206 से लेकर के गुलाम वंश जो है वह 1290 तक चलता है। तो ये हो जाएगा हमारा पहला। फिर आता है इसके बाद में खिलजी वंश, 1290 से लेकर के कहाँ तक चलता है ये, लगभग 1319-20 तक, है ना। 1319-20 तक ये चलता है खिलजी वंश दूसरे नंबर पे। फिर आता है हमारा तीसरा वंश जिसे हम तुगलक वंश कहते हैं। तुगलक वंश जो है वह 1319-20 से लेकर के कहाँ तक चलता है, 1414-15 तक चलता है ना। फिर आता है हमारा लोदी वंश, सॉरी, इस तुगलक वंश के बाद में क्या आता है, तुगलक वंश के बाद में सैयद वंश आता है ना। सैयद वंश जो है वह 1450 से लेकर के कहाँ तक चलता है, सॉरी 1450 तक चलता है ना। कहाँ से लेकर के 1400 से 1414-15 से, है ना, से लेकर के कहाँ तक चलता है वो, 1450 तक चलता है, ठीक है। फिर 1450 से लेकर के 1526 के बीच में आता है लोदी वंश। तो ये हमारा चौथा हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा सबसे पहले आ जाएगा दूसरा, फिर आएगा तीसरा, फिर आएगा पहला, फिर आएगा चौथा, यानी कि ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए इसके क्रम दिए होंगे, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि जो गुलाम वंश है वो सबसे पहला आता है 1206 से लेकर के 1290। फिर खिलजी वंश है 1290 से 1220, 1920, ठीक है। तुगलक वंश आता है फिर 1320 से 1414 या 15 किसी किसी बुक में लिखा हुआ है। फिर सैयद वंश आता है 1414 से लेकर के 1450 51 तक। फिर लोदी वंश आता है 51 से लेकर के 1526 तक, ठीक है। फिर लोदी जो है वह बाबर के साथ क्या हो जाता है, हार जाता है ना। और यही जो लोदी है, इब्राहिम लोदी है, यही पहला शासक बनता है जो उसके साथ मारा जाता है ना। मध्यकाल में मारा जाने वाला पहला शासक कौन है, तो इब्राहिम लोदी है। किस युद्ध में मारा गया था ये भी आता है, तो पानीपत के युद्ध में, ठीक है। पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1526 में। चलिए तो इतना आप लोग जानते रहेंगे। देखिए अगला है दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार, जिसे हम क्या कहते हैं, चोर मीनार को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, टावर ऑफ थीव्स कहते हैं, है ना। तो टावर ऑफ थीव्स द्वारा बनाई गई है, यह जो है वह किसके द्वारा बनाया गया है, ये पूछा गया है। तो देखिए जो टावर ऑफ थीव्स है वो बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चोर मीनार यानी कि टावर ऑफ थीव्स बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए ये थे हमारे कुछ 50 प्रश्न, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ से आप ये वाला पीडीएफ जो है वह डाउनलोड कर सकते हैं।